एक ऐसी साजिश जिस साजिश का मकसद था एक शख्स से करोड़ों रुपए रिश्वत लेना। लेकिन जो एनसीबी के अधिकारी थे वो ये सोचते थे और उनका ये चाहत थी कि आर्यन खान को जुडिशियल कस्टडी ना मिले। यानी कुल 5 लोग थे। अब जरा कहानी में ट्विस्ट देखिए, कैसा ट्विस्ट आता है। ये पांचों चर्चाओं में क्यों हैं? क्योंकि आर्यन की गिरफ्तारी से पांचों के व्हाट्सएप पर सुगबुगाहट होती है। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट। साजिशें तो आपने बहुत देखी होंगी और साजिशों के बारे में आपने बहुत कुछ सुना भी होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी साजिश के बारे में बताने जा रहे हैं जिस साजिश को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी साजिश जिस साजिश का मकसद था एक शख्स से करोड़ों रुपए रिश्वत लेना। और यह कोई मामूली शख्स नहीं था। यह शख्स है हिंदुस्तान के सफलतम अभिनेताओं में से एक शाहरुख खान। जी हां, किंग शाहरुख खान, जिनका बॉलीवुड में एक अलग रुतबा है। लेकिन उनकी किस्मत देखिए कि जब उनके बेटे को ड्रग्स मामले में झूठा फंसाया जाता है तो कुछ अधिकारियों की ऐसी मिलीभगत थी कि कुछ अधिकारी चाहते थे कि इस एवज में शाहरुख खान से क्यों ना करोड़ों रुपए वसूल किए जाए। उनका बेटा भले ही छूट गया जेल से, लेकिन अब जाकर मालूम हुआ कि उनसे 25 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत लेने की एक प्लानिंग की गई थी 5 अधिकारियों ने। और यह प्लानिंग सफल हो भी जाती, लेकिन उससे पहले ही भांडा फूट चुका था और अब जाकर उस शख्स यानी समीर वानखेड़े के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूरा मामला क्या है हम आपको थोड़ा विस्तार से आपको समझाते हैं कि 3 नाम ऐसे हैं, आर्यन खान, समीर वानखेड़े और एनसीबी, जो तीनों इन दिनों चर्चाओं में हैं। एनसीबी के 2 अफसर जिन्होंने आर्यन को फंसाने के लिए साजिश रची ताकि शाहरुख से मोटी रकम ऐंठ सके। और शाहरुख से मोटी रकम ऐंठना इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 2 अक्टूबर के ठीक 2 दिन बाद जो खाका तैयार एनसीबी द्वारा किया गया उसमें आर्यन खान को कोर्ट में जुडिशियल कस्टडी मिलने वाली थी। और जुडिशियल कस्टडी अगर मिलती तो उस कस्टडी में बेल मिल सकती थी। लेकिन जो एनसीबी के अधिकारी थे वो ये सोचते थे और उनका ये चाहत थी कि आर्यन खान को जुडिशियल कस्टडी ना मिले बल्कि उसको पुलिस कस्टडी मिले, जिसके चलते उसकी जमानत ना हो और उनका काम आसान हो जाए। अब इसमें जो संलिप्त थे वो 5 बड़े अधिकारी थे। जैसा मैंने आपको बताया, 5 अधिकारियों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले समीर वानखेड़े, जिनके खिलाफ मामला दर्ज है। सीबीआई ने मामला दर्ज किया, उनकी धरपकड़ लगातार की जा रही है। भले उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट जब समीर वानखेड़े गए तो 22 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। बाकी सभी समीर के बॉस थे। समीर से अलग चारों में से एक समीर के डायरेक्ट दिशा निर्देश देने वाले उसके बॉस ज्ञानेश्वर कुमार सिंह थे। हालांकि ज्ञानेश्वर इस समय उसके टेम्पररी बॉस हैं, क्योंकि समीर के ऑफिशियल बॉस थे मूथा अशोक जैन। मूथा अशोक जैन एक आईपीएस अफसर हैं, लेकिन आर्यन की गिरफ्तारी से पहले वो छुट्टी पर चले गए थे। और यही वजह थी कि ज्ञानेश्वर को टेम्पररी बॉस बनाया जाता है और वो किसी ऑफिशियल काम में संलग्न नहीं हो सकते थे क्योंकि वो छुट्टी पर थे। इसीलिए अब जो 2 बचे ऑफिसर थे उनमें से एक थे एनसीबी के ऑल इंडिया ऑपरेशनल हेड संजय सिंह और एनसीबी के बॉस एसएन पत्था। यानी कुल 5 लोग थे। अब जरा कहानी में ट्विस्ट देखिए, कैसा ट्विस्ट आता है। ये पांचों चर्चाओं में क्यों हैं? क्योंकि आर्यन की गिरफ्तारी से पांचों के व्हाट्सएप पर सुगबुगाहट होती है और समीर से इस गिरफ्तारी में किसी बॉलीवुड एक्टर के बेटे के इन्वॉल्वमेंट को लेकर पूछा जाता है कि आखिर वो बॉलीवुड का कौन शख्स है जिसका बेटा इस ड्रग्स डील में इन्वॉल्व था। और क्योंकि क्रूज में ये लोग पकड़े गए थे तो उनका ये शो करना था कि ये बहुत बड़ा मामला है। हालांकि ये मामला छोटा था, जिसमें पता लगता है कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान इसमें इन्वॉल्व है। इसके बाद गिरफ्तारी शो की जाती है। मीडिया जगत के साथ पूरा देश में ये चर्चा रहती है कि शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया ड्रग्स पैडलिंग मामले में। अब इसमें डीजीपी जो छुट्टी पर थे उनके समेत जो अशोक मूथा थे वो छुट्टी पर थे, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अब सबकी चर्चा है कि जो अफसरों की जो व्हाट्सएप चैट चलती है कि गिरफ्तारी के बाद आर्यन को रात भर वहीं रखें ताकि उससे कुछ पूछताछ की जा सके। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में अगर वो जाता तो जाहिर तौर पर उसको बेल मिल जाती। और अधिकारी ये नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि शाहरुख खान एक बहुत बड़ी मछली है और शाहरुख खान अगर आसानी से उनके कब्जे में आता है तो करोड़ों रुपए उनके वारे हो सकते हैं। इसीलिए वो चाहते थे कि आर्यन खान को जुडिशियल कस्टडी ना मिले बल्कि पुलिस कस्टडी मिले। 3 अक्टूबर को कोर्ट में आर्यन को लेकर 1 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई, जो कोर्ट ने मंजूर कर ली थी।
4 अक्टूबर को आर्यन को कोर्ट में पेश किया जाना था, जिसमें समीर वानखेड़े ने अपने वकील से तय किया कि उसके लिए पुलिस कस्टडी नहीं मांगनी है, बल्कि उसके लिए जुडिशियल कस्टडी मांगनी है। इस हिसाब से तैयारियां की और कागजात तैयार किए गए और इस सब की जानकारी समीर ने व्हाट्सएप के जरिए अपने तमाम बॉसेस को दी कि उसको पुलिस कस्टडी नहीं बल्कि जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। ये तैयारी उसके द्वारा की गई है। लेकिन अचानक उसको मैसेज आता है फ़ोन पर, और ये मैसेज था मूथा अशोक जैन का कि आपने गलत किया है, उसको जुडिशियल कस्टडी नहीं बल्कि उसको पुलिस कस्टडी में लेना बहुत आवश्यक है, तभी उनका काम हो सकता था। और चूंकि मूथा अशोक जैन समीर वानखेड़े का हेड था, उनका बॉस था, तो उसने वही किया जो उनके बॉस ने कहा। इसलिए उसने अपने वकील को दोबारा संपर्क किया। वकील ने दांव पेच लड़े। फिर वकील ने कोर्ट में कहा कि आर्यन के फ़ोन पर कई ऐसे राज हैं जो ड्रग्स पैडलिंग से जुड़े हुए हैं। तो कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में आर्यन खान को भेज दिया। जिस केस में 2 दिन लगने थे, यानी 2 दिन में जमानत मिल जाती आर्यन खान को, लेकिन उस केस में 28 दिन यानी तकरीबन 1 महीना लग जाता है। जो तजुर्बा अब ये कहता है, जो अधिकारियों को जो तजुर्बा था कि शाहरुख खान पर जितनी आप तेज चोट मारेंगे उतना ही बड़ा घाव होगा, लिहाजा उनकी जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल सटीक थी कि शाहरुख खान यूं तो बहुत बड़े फिल्म अभिनेता हैं, लेकिन वो चाहते थे कि भले ही वो फिल्मों में किस तरह की एक्टिंग करेंगे, लेकिन अब एनसीबी ये चाहती थी कि उनके मुताबिक शाहरुख खान एक्टिंग करे, जो किरदार वो शाहरुख खान को देना चाहे। और इस कहानी में किरदार ये था कि शाहरुख आर्यन के पिता थे। एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और डिमांड भले ही जो चल रहा था अधिकारियों के मन में वो यही था कि करोड़ों रुपए की डिमांड की जाए, और जो सुनने में आया था कि 25 करोड़ रुपए की मोटी रकम मांगी गई थी शाहरुख खान से। तो शाहरुख खान जानते थे कि मैं मीडिया के सामने आऊंगा तो जाहिर तौर पर कई तरह के बवाल होंगे, इसलिए वो मीडिया के सामने नहीं आए। उन्होंने संयम बरता, वो पर्दे के पीछे ही रहे। अधिकारी सोच बैठे थे कि शाहरुख अब शांत है तो जाहिर तौर पर शाहरुख उनकी बातों पर अमल करेंगे और उनको पैसे देंगे। लेकिन समीर वानखेड़े की जहां तक बात की जाए तो समीर वानखेड़े उन दिनों भी लगातार सुर्खियों में थे और अभी भी वो सुर्खियों में है, क्योंकि अब खुलासा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। 12 तारीख को जो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी 12 मई को, और उनकी गिरफ्तारी होनी थी। लेकिन अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। इस कहानी में नया ट्विस्ट ये आया है कि जो व्हाट्सएप की जो आपस में जो चैटिंग थी, वो चैटिंग जाहिर तौर पर समीर भी उस गेम का हिस्सा था। तो समीर ने अब पूरे मामले को दिखाने के लिए कोर्ट का सहारा उसने लिया है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि 8 ग्राम गांजा 8 लड़कों से बरामद किया गया था, और चूंकि इसमें एक मशहूर हस्ती का बेटा था, इसीलिए इस मामले को बहुत बड़ा यानी हाई प्रोफाइल बनाया गया था, क्योंकि यह मामला इतना बड़ा नहीं था। और अगर आपने गौर किया होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अडानी पोर्ट की हम बात करें, अडानी पोर्ट पर भी करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी, लेकिन उस केस में क्या हुआ, क्या वो शख्स पकड़ा गया? अगर किसी ने ड्रग्स भेजी होगी तो जाहिर तौर पर किसी ने तो उस ड्रग्स को यहाँ पर पकड़ना था या किसी के हैंडओवर होना था, लेकिन वो शख्स कौन था? तो ये कुल मिलाकर ये सोच है अधिकारियों की कि बड़े पैडलर्स को आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ, जो छोटे पैडलर्स हैं उन छोटे पैडलर्स को एनसीबी पकड़ता है। और इस केस में भी वही था कि मामला बहुत छोटा था, लेकिन जब इस केस में नाम जुड़ा शाहरुख खान का तो यह मामला हाई प्रोफाइल हो गया, बहुत बड़ा हो गया। क्योंकि शाहरुख खान सिर्फ मुंबई तक ताल्लुक नहीं रखते, शाहरुख खान हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में कई ऐसे देश हैं जहां उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और चूंकि शाहरुख खान है, फिल्म अभिनेता है, तो ये मामला बड़ा था। और दिल्ली में जो कुछ अधिकारी बैठे हुए थे, उनसे लेकर समीर वानखेड़े और जो अन्य जो अधिकारी थे, 5 के 5 अधिकारियों का एक कॉकस बनता है। आपस में वो लोग लगातार चैटिंग करते हैं कि इस पूरे मामले को किस तरीके से हैंडल किया जाए ताकि शाहरुख खान उनके कब्जे में आ जाए। और जब सीबीआई में मामला दर्ज हुआ तो समीर वानखेड़े को जाना था सीबीआई अदालत में पेश होने के लिए, वो वहाँ पर नहीं गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए समीर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने पुराने बॉस ज्ञानेश्वर के खिलाफ क्रॉस क्रिमिनल एफिडेविट दायर कर दिया। अब आप जरा गौर कीजिएगा कि क्रॉस क्रिमिनल एफिडेविट दायर कर दिया है अपने पुराने अधिकारी और अन्य जो डिपार्टमेंट के जो लोग थे उनके खिलाफ। यानी अब यह तय है कि जब भी अब मामला खुलेगा तो मामले में कई ऐसे खुलासे होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो चैटिंग इन लोगों ने आपस में की थी, उस चैटिंग के स्नैपशॉट्स का फोटो स्टेट भी अब दिल्ली हाई कोर्ट में जमा है। तो जाहिर तौर पर कोर्ट इस पूरे मामले का संज्ञान ले रहा है, और कोर्ट जब इस मामले का संज्ञान ले रहा है तो सीबीआई के पास ऑलरेडी ये केस है, और सीबीआई अब इस पूरे मामले की जब तहकीकात करेगी, तफ्तीश करेगी, तो इस पूरे मामले में अब जो
बड़ा गेम था, जो गेम प्लान था अधिकारियों का, वो क्या था, वो खुलकर सामने आएगा। तो अब जब ये पूरे मामले का खुलासा होगा तब इसमें समझ में आएगा कि उस व्हाट्सएप चैट में था क्या, वो कौन कौन से अधिकारी थे जो इस पूरे मामले में संलिप्त थे। तो ये अब कंफर्म है कि एनसीबी के अधिकारियों का पर्दाफाश अब सीबीआई जरूर करने वाली होगी। और तो अब इंतजार हम सबको करना होगा इस पूरे केस में। जो भी नया मोड़ आएगा वो नया मोड़ बड़ा दिलचस्प होगा। वो अधिकारी बेनकाब होंगे, वो अधिकारी पर्दाफाश उन अधिकारियों का उनके चेहरे से होगा, क्योंकि ऐसे चंद अधिकारी हैं जो सरकार की साख पर भी बट्टा लगाते हैं, जो देश पर भी बट्टा लगाते हैं, देश की जो अस्मिता है उससे भी खिलवाड़ करते हैं। और ऐसे अधिकारियों की वजह से ही जो डिपार्टमेंट्स बदनाम हैं। तो इंतजार कीजिए उस फैसले का, उस घड़ी का, जब सीबीआई इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। बहरहाल आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल अहमद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।